गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है IFCIOR। तो यूके है जो उन्होंने अपना सबसे पहला लियाज़ों ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट कर दिया है। अब ये आपको पढ़ने में लियाज़ोन लगता है, बट इसको हम, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसको हम लियाज़ों बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं अगर आपको लियाज़ों बोल रहा हूँ तो आपको सुनने में अजीब लगेगा, बट इसको सच में ही लियाज़ों बोलते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम ने अपॉइंट किया अपना लियाज़ों ऑफिसर को, जो हमारा IFCIOR है वहाँ पर, ठीक है। तो हम देखते हैं IFCIOR है क्या। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर और इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है। तो ये बेसिकली गुरुग्राम में बनाया गया था 2018 में। हमारे इंडियन ओशन रीजन में जितनी जो स्टेक होल्डर कंट्रीज़ हैं या पावर्स हैं, उनके साथ मैरीटाइम अवेयरनेस और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, उसके लिए इसको बनाया गया था। ये एक इंफॉर्मेशन हब की तरह काम करेगा। जितनी भी मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं इंडियन ओशन में, वो ये एक तरह से बनाने की कोशिश करेगा, शेयर करने की कोशिश करेगा। अगर हम सब म्यूचुअली कोलैबोरेट करते हैं तो हम अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर पाएंगे एक दूसरे के साथ इंडियन ओशन रीजन में, और हम किसी भी इंसिडेंट को रोकने में एक तरह से सक्षम रहेंगे, ठीक है। अब जो है शुरू में तो सिर्फ इसकी जो है वर्चुअल मीटिंग्स होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है इसका मैंडेट ये कहता था IFCIOR का कि जो जो कंट्रीज़ के यहाँ पर इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं वो अपने लियाज़ों ऑफिसर को यहाँ पर अपॉइंट करो, ठीक है। फिर उसी के बेसिस पर जो है यूके ने भी अभी इसको अपॉइंट किया है, फ्रांस भी इसको ऑलरेडी अपॉइंट कर चुका है यहाँ पर, अब यूके ने भी इसको अपॉइंट किया है, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। IFCIOR, so UK government has appointed its liaison officer to the Indian Navy's Information Fusion Center for Indian Ocean region. This center is based in Gurugram, and it was formed in the year 2018. It was uh, established so that maritime security and any information related to the maritime security in the Indian Ocean region, this center can act as the hub for that information exchange. Okay, so this entire region, all the stakeholders who have some or any stakes in the security or the maritime security of around the Indian Ocean region, they collaborate with us in this IFCIOR via their liaison officers, and we ensure that mutual collaboration benefits all the stakeholders in this region. Okay, so you should remember that this IFCIOR is co-located. What does it mean? Co-located. Co-located means it is located at the same place where Information Management and Analysis Center of the Indian Navy and Indian Coast Guard is located. Okay, so now let us see the next topic, which is Project Seabird. तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो है, रक्षा मंत्री जी, उन्होंने कंट्री के लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्जेस्ट जो हमारा नेवल बेस होने वाला है, अभी तो वो थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन आने वाले टाइम में सबसे बड़ा हमारा नेवल बेस होगा वो है कारवाड़ में, कारवाड़ नेवल बेस जो कर्नाटका में बेस्ड है। वहाँ पर जो है उसके एक तो उसका जो कार्य चल रहा है उसको एक तरह से उन्होंने रिव्यू किया है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है? प्रोजेक्ट सी बर्ड यही है कि उस कारवाड़ में, कारवाड़ नेवल बेस है जहाँ पर INS कदम्ब बनाना चाहते हैं हम, उसको हमने उस प्रोजेक्ट का नाम रखा है वहाँ पर जो ये नेवल बेस बनाने का, प्रोजेक्ट सी बर्ड। अब ये सबसे बड़ा नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब हुआ क्या था 1971 में जब हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की थी, जब हमारी वॉर हुई थी, तब ये रियलाइज़ किया गया कि अगर हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट पर एक बहुत ही बड़ी नेवी का एक बेस हो तो हम पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सबक सिखा सकते हैं। फिर उस टाइम पर जो है उसके बाद कई बार नेवी चीफ्स जो है उन्होंने सजेशंस दिए कि होना चाहिए, बट सरकारों ने वो एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, उन्होंने आई थिंक सबसे पहला ही उनका यही फैसला था और उन्होंने इस प्रोजेक्ट सी बर्ड को जो है वो मंजूरी दी। और ये प्रोजेक्ट सी बर्ड 1999 में स्टार्ट हुआ
और 2005 में सबसे पहला जो इसका फेज़ था वो कंप्लीट हुआ, और ये जो है इसका फर्स्ट फेज़ जो है इस नेवल बेस का वो कंप्लीट हो गया। और जो उसका सेकंड फेज़ है उसको स्टार्ट होने में 2011 में वो स्टार्ट हुआ है। सोचो 6 साल लग गए, बीच का टाइम कितना क्रूशियल टाइम वेस्ट किया गया, और सेकंड फेज़ जो है उसका 2011 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब जो है उसका सेकंड बी जो फेज़ है, सेकंड फेज़ का भी सेकंड फेज़ जो है वो चल रहा है, और बहुत जल्द जो है ये अभी तो करंटली तो ये थर्ड लार्जेस्ट इंडियन नेवल बेस है, बट आने वाले टाइम में ये पूरे ईस्टर्न हेमिस्फेयर का, सुएज कनाल आपको पता है ना, उसके जो ईस्टर्न साइड पर जितने भी नेवल बेस हैं उनमें सबसे बड़ा नेवल बेस यही होगा जो हमारा कारवाड़ में INS कदम्ब है। ठीक है, इसी को बनाने का जो प्रोजेक्ट है ये 19,000 करोड़ का, $3 बिलियन का ये प्रोग्राम है, और ये सबसे बड़ा हमारा नेवल बेस यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम क्योंकि ये देख रहे हैं तो हम ये भी देखते हैं कि इंडियन नेवी को ब्लू वाटर नेवी क्यों कहा जाता है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या होता है? आप में से कुछ लोग तो ये सोचते होंगे कि जो है नेवी क्योंकि वो पानी में होती है तो इसलिए उसको हम ब्लू वाटर नेवी कहते हैं। नहीं, इसकी डेफिनेशन अलग होती है। ठीक है, अब ब्लू वाटर नेवी हम उसको कहते हैं जो नेवी बाहर अपने जो है मैरीटाइम एरिया से बाहर दूर जाकर जो है ऑपरेशंस कर सकती है और उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मतलब इंडियन नेवी अगर बहुत दूर जाके इंडियन ओशन में कहीं पे अगर उसको कोई ऑपरेशन करना हो तो वहाँ जाकर वो ऑपरेशन भी कर सकती है और उसको वापस आके अपने रीफ्यूल या रीस्टॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इतनी कैपेबल है कि वो नीले समुद्र में जाकर अपना ऑपरेशन करके कंप्लीट करके वापस आ सकती है। तो जो भी नेवी पूरे समुद्र में अपना ऑपरेशन बिना रिफ्यूल किए और बिना रीस्टॉक की अरेंजमेंट किए वापस नहीं, मतलब बिना वापस आए जो है वो कर सकती है, अगर उसको हम कहते हैं ब्लू वाटर नेवी। तो 3 तरह की होती है, एक होती है ब्राउन वाटर नेवी, एक होती है ग्रीन वाटर नेवी, एक होता है ब्लू वाटर नेवी। तो ब्राउन वाटर नेवी वो होती है जो सिर्फ अपने कोस्ट के आसपास ही जो है वो ऑपरेशंस कर सकती है। तो अपने कोस्ट के आसपास क्या होता है कि पानी गंदा होता है, मडी वाटर होता है, तो क्योंकि वो ब्राउन कलर का होता है इसलिए हम उसको ब्राउन वाटर नेवी कहते हैं। ग्रीन वाटर नेवी कौन सी होती है? जो बाहर जाके ऑपरेशंस कर तो सकती है लेकिन उसको बार बार जो है रीफ्यूलिंग के लिए अपनी कंट्री के कोस्ट पर वापस आना पड़ता है, अपने स्टॉक के लिए वापस आना पड़ता है बार बार। ठीक है, लेकिन जो नेवी जो इतनी केपेबल है कि वो बाहर जाके, क्योंकि उसके बाहर भी नेवल बेस हैं, तो वो बाहर जाके अगर ऑपरेशंस कर सकती है बिना वापस आए अपनी कंट्री में बार बार, उसको हम ब्लू वाटर नेवी कहते हैं। तो इंडियन नेवी जो है वो ऐसा कर सकती है, इसीलिए हम उसको ब्लू वाटर नेवी कहते हैं। ठीक है, इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन जो है 2015 की, वो कहती है कि हमारी इतनी अच्छी इंटीग्रल कैपेसिटी है, इतने अच्छे लॉजिस्टिक्स हैं, सर्वेलेंस नेटवर्क ऑपरेशंस हैं, हमारी कैपेबिलिटी है कि हम जाकर बाहर ऐसे ऑपरेशंस कर सकते हैं, डिस्टेंट ऑपरेशंस, इसीलिए हम ब्लू वाटर फोर्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी दे दी ताकि आपको याद रहे कि ब्राउन वाटर फोर्स, ग्रीन वाटर फोर्स और ब्लू वाटर फोर्स होती क्या है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक तरह से इन्फॉर्मेशन दे दी है। So now let us see this topic in English, Project Seabird. So Raksha Mantri Rajnath Singh ji has reviewed the preparation of the country's largest naval infrastructure project, INS Kadamb. Okay, so this INS Kadamb is basically a planned naval base in the Karwad region of Karnataka, and it will be the largest naval infrastructure. It will be the largest naval base in the eastern hemisphere of the world. Let me share you a brief background of this project Seabird. So this project Seabird is a construction project basically to construct this INS Kadamb, because in 1971 during the war with Pakistan we realized that we need a formidable a naval base in the western coast of India so that we can quickly and effectively deal with the Pakistani threat. Okay, so after that 1971 war, many decades left and many decades passed by basically, and when AB Vajpayee's government was formed in 1998, or it was formed in 1999 again, the defense minister of that government, George Fernandez ji,
he gave approval for this project Seabird because it was a long pending demand of the Indian Navy that we should have the largest naval base in the eastern hemisphere of the world, and it started constructing it, and the first phase was completed in the year 2005. After that there was a haul of 6 years, and in 2011 the second phase also started. Okay, so currently, as it is not completed yet, it is the third largest Indian naval base currently, but when it will be completed it will be the largest naval base in the eastern hemisphere. So it was imagined that we should have the largest naval base east of Suez Canal. Okay, so in the east of Suez Canal, this will be the largest naval base, and it is a $3 billion program. And this construction of this naval base has been named as Project Seabird or Operation Seabird. Okay, so Rajnath Singh ji has reviewed the preparation or the construction of this project. That's why it has been in news. Now we have to see what is blue water navy, because we see this term very often in the news. So that's why I'm covering this along with this project, because there was some mention of this blue water navy also in this news item. That's why I'm covering also this also. Okay, so what is a blue water navy? There are three types of navy. Okay, the first one is brown water navy or force, or the second one is green water navy, and the third one is blue water navy. So any navy, any country's navy which can operate or which can conduct operations around the coast of that company of that country, it is called the brown water navy. Okay, why brown water navy? Because generally around the coast of a country there are muddy waters, so the muddy waters are brown in color, that's why they call it brown water navy. And a navy that can conduct operations farther in the sea, or it can carry out operations far away from its borders, but it needs to come back each time and refuel its capacities and restock its capacities. That navy is called a green water navy, because yes, it can conduct operations far away from its borders, but it needs to come back again and again for refueling and restocking, because they do not have any assets abroad. Okay, but what is a blue water navy? A blue water navy can carry out operations far away from its borders without requiring any without needing to come back again and again to its home port for refueling and restocking. How it can do it? Because it has naval bases or naval assets abroad also. It can refuel it outside also. So in that context, Indian Navy is a blue water navy, because we have the capacity and the necessary logistics and networks to carry out operations far away from our borders without the need to come back again and again to our home port. Okay, so in that context, our navy is the blue water navy. In Indian Maritime Doctrine 2015, we have accepted that we have this integral capacity and to carry out such operations without the need to come back even once to our national shore bases. That's why we are a blue water force. Okay, so now let us see the next topic, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल. तो आज के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उनमें से मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो या तो वो ओशन से रिलेटेड हैं या वो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है. ठीक है, तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है ये. ओके, तो हम देखते हैं कि मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है क्या. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो हैं उन्होंने 18th मीटिंग जो है वो चेयर की है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की. तो इसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ है, इसमें मतलब स्टेट्स के जो हैं जो स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स हैं खासकर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेड थे, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मीटिंग में. और उनके साथ डिस्कशन हुई है इंडियन पोर्ट बिल पर, नेशनल मैरीटाइम
हेरिटेज म्यूजियम पर, ये हमने भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, ठीक है ना, आपको याद है लोथल में बन रहा है ये गुजरात में, इसको हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। इंडियन पोर्ट बिल जो है अभी ये बन रहा है, इसके बारे में भी डिस्कशन हुई है, ठीक है। और भी बहुत सारी डिस्कशन हुई है, पर हम मेजरली ये 2 टॉपिक्स को ही देखेंगे, बाकी सारे तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, मेरीन ऑपरेशंस हैं, सी प्लेन ऑपरेशंस, इसके बारे में हमको नहीं देखना है, ठीक है। तो अब इंडियन पोर्ट बिल 2021 है क्या? अब ये बिल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इंडिया में जो इंडियन पोर्ट्स हैं वो अभी तो जो हैं 2020 का ये आंकड़ा है कि 1.2 मिलियन टन्स जो है उनके पास ट्रैफिक आता है, लेकिन 2030 तक इसकी जो लिमिट है वो इंक्रीज होकर 2.5 मिलियन टन्स हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमको डीपर ड्राफ्ट पोर्ट्स चाहिए। अब डीपर ड्राफ्ट पोर्ट्स क्या होते हैं? बहुत इतने बड़े पोर्ट्स जो इतने डीप हो, मतलब वैसे कहते हैं 35 फीट से जो डीप पोर्ट्स हैं, जहाँ पर 35 फीट से डीप जो है वो जो पोर्ट्स, और वहाँ पर बड़ी शिप्स आ सकती हैं, उनको हम कहते हैं डीपर ड्राफ्ट पोर्ट्स, ठीक है। तो हमको डीपर ड्राफ्ट पोर्ट्स की ज़रूरत है और मेगा पोर्ट्स की ज़रूरत है, ताकि हम इतने ज़्यादा ट्रैफिक को जो है वो हैंडल कर पाएँ। और जो भी नॉन फंक्शनल पड़े हैं पोर्ट्स, उनको भी हम डेवलप ठीक से कर पाएँ, ताकि वो भी हमारे को सर्व कर सकें, ठीक है। फिर एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को भी न्यूली हमको एक तरह से रेनोवेट करना है, उनकी कैपेसिटी को डेवलप करना है। अब MSDC जो है वो उसमें क्या होता है कि स्टेट्स की भी एक, जैसे आप हमारा वो नेशनल हमारा था ना डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें सेंटर और स्टेट्स की जो है रिप्रेजेंटेशन होती थी, उसी के तर्ज पर ये मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल भी बनाया गया था कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्टेक होल्डर स्टेट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो MSDC जो है वो इस पर इन सारे पोर्ट्स के लिए प्लान करेगी कि कैसे इन पोर्ट्स को हम डेवलप कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी को ऑगमेंट कर सकते हैं। और इस बिल में ये भी प्रोविजंस होंगे कि जो न्यू कन्वेंशंस हैं जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन से डील करते हैं, वो सब भी जो है इस पोर्ट बिल में डाले जाएंगे, ठीक है। अब नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, ये भी देखा था हमने कुछ दिन पहले, ये भी, ठीक है। इसको वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाया जा रहा है लोथल में, गुजरात में, और ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी, ठीक है। अब आपको याद है इसमें कौन सी कंट्री हमारे को हेल्प करने को तैयार हो गई थी? पोर्चुगल, ठीक है। अब इसमें हर कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो कोस्ट पर हैं उनको अपनी मैरीटाइम हेरिटेज शोकेस करने का भी इसमें मौका दिया जा रहा है। तो इसलिए उस कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये मीटिंग रखी गई थी कि सारी स्टेट्स जो हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन रख सकें। अब हम देखते हैं मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल क्या है। ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो कि मैरीटाइम सेक्टर की डेवलपमेंट में एडवाइजरी देती है, और मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स कैसे हम उनकी डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके बारे में ये सजेशंस देती है, ठीक है। मई 1997 में इसको बनाया गया था, और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी इसमें रिप्रेजेंटेशन है, और न्यू माइनर पोर्ट्स या एग्जिस्टिंग माइनर पोर्ट्स की फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में भी ये देखते हैं, ठीक है। फिर जो है ये डेवलपमेंट जो हो रही है जो माइनर पोर्ट्स की, या कैप्टिव पोर्ट्स कौन से होते हैं? समझ लो एक प्राइवेट कंपनी को एक पोर्ट दे दिया, वही उसको बनाएंगे, वही उसको ओन करेंगे और वही उसको ऑपरेट करेंगे। तो जो बिल्ड, ओन और ऑपरेट मॉडल पर जो पोर्ट्स बनाते हैं, कंपनी जिसको ऑपरेट कर रही है, उसकी भी जो डेवलपमेंट है उसको मॉनिटर करने का काम भी है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल करता है, ठीक है। अब ये सारा टॉपिक हमने कवर किया है। नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट, shipping and waterways, he has chaired this meeting of 18th he has chaired the 18th meeting of Maritime State Development Council, and there were some discussions about the Indian Port Bill. It's a proposed bill at this moment, and about the National Maritime Heritage Museum. There were some other discussions also, but for us at this moment we are going to discuss these two major issues. Okay, so what is the need of an Indian Port Bill 2021? As we know that the traffic handled at Indian ports is about 1.2 million tons. It is going to increase more than twice by 2030. That's why we need deeper draft ports. So what is a deeper draft port? A deeper draft port is basically a port which is deep enough to accommodate large naval ships, large ships. Okay, so it is generally any port which is deeper than 35 feet, and it can accommodate large ships. That port is called a deeper draft port, and we need because of this increased traffic, we need deeper draft ports and mega ports also.
Okay, so and we also need to augment the capacity of our existing ports. We also have to kickstart the development of non-functional ports which are not functioning at this moment, so that they can be revived and they can start functioning. They can also be a part of India's growth story. And this MSDC also will also advise the planning of such ports with respect to the conventions on safety, security, and prevention of pollution. Okay, so this basically MSDC is basically an a meeting or an organization in which the center and coastal states and union territories, they cooperate with each other to plan for the maritime sector of India. Okay, so what is this National Maritime Heritage Museum? We have already discussed 2-3 days back about this. It is planned at Lothal, Gujarat, and it will be the world class museum. And Portugal is also helping us in this in the development of this museum. It will be an international tourist destination. Another point which is important in this is that all the coastal states and union territories which have basically a maritime stake in India's coastal, because they are coastal states of India, they will have a representation, or they can also showcase their maritime heritage in at this museum. Okay, so because each coastal state will be entitled to showcase its maritime heritage in this museum. That's why the meeting of MSDC became important, because we wanted the center wanted these states to share their representation as to how they plan to represent their states in this museum. Okay, so now let us see what is this Maritime State Development Council. It is basically an apex advisory body which is meant to provide advisory regarding the development of maritime sector in India. As I've discussed, center and state governments both sit together and they develop and devise plans for the sustainable development of our maritime sector. Okay, so it was constituted in May 1997, and the central government consults the state governments in this council so that future development of existing and new major and minor ports can be discussed. Okay, so this is the Maritime State Development Council. So now let us see the next topic, which is GMAC. Now what is this GMAC? अब ये गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने एक MOU साइन किया है IFSC अथॉरिटी के साथ, जो कि गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है. अब होगा क्या कि इससे जो है गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है वो GMAC को बनाना चाहती है. अब ये GMAC क्या है? गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर. ठीक है, अब हो क्या है ये कि हमने IFC तो बना दिया गिफ्ट सिटी में. ठीक है, गिफ्ट सिटी में हमारे और भी आर्बिट्रेशन के मैकेनिज्म है. आर्बिट्रेशन क्या होता है पहले तो आपको ये बता दूं. आर्बिट्रेशन और मेडिएशन वो होता है कि हम दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, समझ लो आप में और मुझ में, हम कोर्ट नहीं जाना चाहते, तो हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रल पार्टी को हम दोनों मिलके अपॉइंट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि आप हम दोनों के बीच का डिस्प्यूट जो है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है वो रिजॉल्व कर दो. ठीक है, तो अभी हमारी कंट्री में 35 आर्बिट्रेशन सेंटर्स है, लेकिन कोई भी डेडिकेटेड मैरीटाइम सेक्टर के लिए आर्बिट्रेशन सेंटर है ही नहीं. ठीक है, तो अभी क्या होता है, जो हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं, जो शिपिंग कंपनीज हैं या इंडियन शिपिंग प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी फॉरेन प्लेयर के साथ या फिर आपस में भी होता है, तो उनको सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर पे जाना पड़ता है. तो अगर ऐसा ही होगा तो हमारा जो है मैरीटाइम सेक्टर है, जो हमारी मैरीटाइम सर्विसेज हम देना चाहते हैं, वो कोई क्यों आएगा इंडिया में. ठीक है, तो इसलिए हम अपने इंडिया में खुद ही जो है एक आर्बिट्रेशन सेंटर बनाना चाहते हैं जो कि GMAC होगा. ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड क्लास एक आर्बिट्रेशन सेंटर बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है मैरीटाइम और शिपिंग डिस्प्यूट्स जो है वो रिजॉल्व हो सकें. अब क्या होता है कि हमने ये तो प्लान किया हुआ है कि जितने भी मैरीटाइम और शिपिंग बिजनेस है जो कि अभी दुबई और सिंगापुर ले जाते हैं हमसे छीन के, उनसे हम अपना बिजनेस तो एटलीस्ट जो है वो वापस लेके आएँ. और अगर जब तक हम जितनी मर्जी मैरीटाइम सर्विसेज दे दें हम इन बिजनेसेस को, जब तक हम ये आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं बनाएंगे तो ये बिजनेसेस यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि शिपिंग डिस्प्यूट्स बहुत सारे होते हैं, तो वो हर डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा नहीं सकता, इसलिए उनको आर्बिट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है. इसीलिए हम जो है ये
जी मैक को बना रहे हैं। अब ये गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी अब ये न्यूज़ में चल रहा है, इसको भी थोड़ा सा देख लो। एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में। ये एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है बहुत हाई क्वालिटी का, ताकि फाइनेंशियल और टेक फर्म्स जो है यहाँ पर लोकेट हो सकें। बेसिकली एक सेज की तरह है, इसमें बहुत सारे और फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। इसको किसने बनाया है? GIFTCL ये कंपनी है, इसने इसको डेवलप किया है। इसी के अंदर IFSC भी लोकेटेड है, जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। ठीक है, अब ये IFSC क्या है ये भी आपको पता होगा, जहाँ पर हमारे समझ लो एक तरह से आप इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपको बाहर की कंट्री के जो स्टॉक्स हैं उनके साथ डील करना है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करना है, तो उसकी जो भी आप डील करते हो उसकी रेगुलेशन का काम ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ही देखती है। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। GMAC, सो गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी हैज साइंड एन MOU विद IFSC in Gift City so that they can establish and promote they can basically promote the Gujarat International Maritime Arbitration Center. Okay, so this will be the first of its kind center in India which will manage the arbitration and mediation proceedings with respect to maritime and shipping sector. Okay, so as we know that India has already almost 35 arbitration centers in India, but none of them is exclusively dedicated to this maritime sector. Okay, so as we want to snatch away the business of maritime and shipping industry back to India from these big Singapore and Dubai centers, by providing them various services, the government has decided that until we provide them arbitration services in India, none of the big companies would come back to India. Okay, so why is it important? So basically arbitration is a mechanism. I'm sorry, I failed to describe what this arbitration is. Okay, so this arbitration is a mechanism which is similar to an out of court settlement. Okay, because this shipping industry and this maritime industry, they have a lot of disputes. Not all disputes can be raised to the level of court. That's why they need arbitration mechanisms so that they can resolve their disputes in the shipping industry. So no matter how many maritime services you provide in a region, until you have an arbitration center near in that area, these companies will not relocate to you. Okay, that's why the government has decided that we must have a dedicated arbitration center, this GMAC, so that we can lure back our maritime and shipping industry to our own shores. Okay, so this Gift City is basically a central business district which has been built between Ahmedabad and Gandhinagar in Gujarat. It is providing high quality infrastructure so that all the major finance and tech companies, they can relocate and start their operations in it. It is basically similar to a SAYS, where you provide them all international standard facilities so that these companies relocate in that region. IFC, the International Financial Services Centers Authority, that this body is also located in this Gift City. Okay, so now let us see the next topic, which is Competition Commission of India. तो Competition Commission of India ने जो है गूगल के ऊपर एक डिटेल्ड प्रोब जो है वो कहा है कि करना चाहिए, ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं गूगल वाले। वो क्या करते हैं, अब जो हमारे स्मार्ट टेलीविज़न जितने भी आते हैं उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो गूगल का एंड्रॉयड होता है। तो क्योंकि स्मार्ट टीवी डिवाइसेस में मोस्ट ऑफ दैम, जो जितने भी हैं स्मार्ट टीवीज़, उनमें गूगल का जो है वो एंड्रॉयड होता है, तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड गूगल की एप्लीकेशंस आती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मार्केट डिस्टॉर्ट हो रही है। अब समझ लो कि कोई गूगल की एप्लीकेशन है, जैसे समझ लो गूगल फोटोज़, ठीक है, तो अगर गूगल फोटोज़ पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आ रही है, तो उसी सेम बिजनेस में अगर कोई और जाना चाहता है तो उसको एक तरह से डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि उसके टीवी में तो पहले से ही, क्योंकि कंज्यूमर के टीवी में तो पहले से ही गूगल फोटोज़ इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड है। आप उसके पास कंट्रोल नहीं है, आप उसको हटा नहीं सकते, या फिर आप वो एक तरह से मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये एक तरह से अनफेयर कंडीशंस हैं, इससे बिजनेस डिस्टॉर्ट हो रहा है, क्योंकि आपने मैंडेटरी कर दिया। आपको पता है कि सबको जो भी स्मार्ट टीवी लेगा उसमें एंड्रॉयड होएगा ही होएगा, तो आपको जो है हमारी जो ये सर्विसेज
लेनी ही पड़ेंगी गूगल की, ठीक है। इसके लिए ही जो है ये सेक्शन 4(2)A जो है कंपटीशन एक्ट का, जिसमें क्या होता है कि आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, वो उसके तहत जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर इंक्वायरी जो है वो बिठा दी है, ठीक है। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? कंपटीशन एक्ट जो है 2002 में पास किया गया था, और उसकी एक अमेंडमेंट भी हुई थी 2007 में, और उसमें कहा था कि एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स या डोमिनेंट पोजीशन अगर कोई जो है कंपनी जो है वो अपनी यूज़ कर रही है, तो हम उसको रेगुलेट करेंगे और उसको एक तरह से रोकेंगे, ठीक है। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 2003 में बनाया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। अब इसका मेन मोटिव यही है कि ऐसी प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना जो कि कंपटीशन को रोकती हैं। अगर आप मोनोपोली बना दोगे बिजनेस में, तो क्या है, फिर कोई जो है आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन की वजह से जो है बिजनेस को गाइड कर सकते हो, कंज्यूमर्स को आप महंगा सामान बेचना शुरू करोगे, कंज्यूमर्स का भी नुकसान है और जो दूसरे लोग बिजनेस में आना चाहते हैं उनका भी नुकसान है, ठीक है। ताकि कंपटीशन बना रहे, तो उसी के लिए ही जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक्शंस लेता है, ठीक है, रेगुलेट करता है पूरी हमारी मार्केट को। अब जो है सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो यही बात है कि कंज्यूमर्स को फ़ायदा है। अगर कंपटीशन होगा मार्केट में तो आपको कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अच्छे प्राइस पर मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। अगर किसी कंपनी को ये पता लग जाए कि और कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो मोनोपोली है, तो वो आपको महंगा सामान भी देगी और चाहे घटिया क्वालिटी का भी देगी। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, आपको वो खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फेयर कंपटीशन इकोनॉमी में चलता रहे, उसी के लिए जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है, ठीक है। अब ये कंपटीशन लॉ का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन में यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। So now let us see this topic in English. Competition Commission of India. So Competition Commission of India has ordered a detailed probe against Google because Google is a dominant player in the smart television market. Okay, all the smart televisions, they have the operating system, Android operating system. So this Google has made it mandatory that all the important Google programs will be installed in that operating system. So just because of its dominant position, Google is using its monopoly basically to mandatorily pre-install their own applications, which is hindering the progress of other companies. Okay, so like I've given you the example of Google Photos. So because Google is saying that because this is my operating system, it is mandatory for you to install Google Photos. So if I am a new developer of a similar app which is for photos, I cannot compete with Google Photos because Google Photos is pre-installed in your smart device. Okay, so it is against the provision of fair competition. Okay, that's why Competition Commission of India has ordered that Google is misusing its monopoly to deliberately force its applications upon the users. Okay, so now let us see what is this Competition Commission of India. The Competition Commission of India was established in 2003 based upon an act of 2002, and this act prohibits anti-competitive agreements and use of dominant positions. So dominant position is basically so that no company exercises monopoly in the market, and it does not make such an acquisition or mergers that later on it starts monopolizing the entire sector or the industry. Okay, so that's why this Competition Commission of India ensures that there is fair competition in the market. Every consumers, the interests of the consumers are secured. All the companies or all the new players, they are free to enter the market and exit the market as per their wishes. This is the main objective of Competition Commission of India. So what is the significance of Competition Commission of India? It secures the interests of the consumers. When you have multiple companies in a sector, let's take the example of telecom sector. If you have more and more companies, you will be given much better or good quality of services at minimum cost. If there is just one player in the telecom market, then that
player would give you bad services at higher prices. Okay, because it knows that it is the only company and it is exercising monopoly over the sector. Just to prevent such monopolies or dominant positions, the Competition Commission of India becomes very important for our for fair competition in India. Okay, so without any fair competition, no market can sustain. If there is monopoly in any sector, that sector starts deprecating, and that's the economy and the interests of the consumer starts suffering. Okay, so this is the definition of the mandate of Competition Commission of India. It is given by the Supreme Court of India in 2010. You can read this; it's very easy. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics, and you can also download the compilation of our weekly current affairs from the Telegram group. Until then, goodbye and take care.